दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग सेकंड सेमेस्टर की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की बुक के टॉपिक्स को फिनिश कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 7 प्रोग्राम को फिनिश कर दिया था। ये है हमारा 8वां प्रोग्राम, जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और आज हम ये प्रोग्राम्स क्यों कराए जाते हैं, अगर आप लोग पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो आपको बेटर समझ में आया होगा। अगर नहीं आप देखे हो, पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो दस्तावेजों में लिख दिया गया है, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ की प्लानिंग करी, ठीक है, कि आपको यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना, तो वो पेपर पे ही प्लानिंग होने के साथ साथ जब तक आप उसको ज़मीनी स्तर पर नहीं लाओगे तब तक वो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरह से शिक्षा से संबंधित जितनी प्लानिंग्स थी वो पेपर पे तो कराई जा रही थी, लेकिन जब उनको ज़मीनी स्तर पे लाया गया तब जाके वो ज़्यादा असरदायी हुई और ज़्यादा असर करना शुरू करी थी। बिकॉज भाई शिक्षा जो है वो ज़मीनी स्तर पे आएगी तभी तो सही होगी। तो इन सब प्रोग्राम्स को इसीलिए कराया जा रहा था और उसमें से 15 प्रोग्राम जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। तो दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है, जिसको कक्षा 1 से 8 तक की अगर बात की गई, तो सार्वभौमिक लक्ष्य को एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2001 और 2002 में, याद रखना कि वर्ष 2001 और 2002 में 16 जनपदों में इस चीज़ को चलाया था और 2002 से और 2003 में सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है आज तक। ठीक है, तो जो सर्व शिक्षा अभियान आप लोग ऐसे देखते होंगे, एक पेंसिल पे 2 बच्चे बैठे होते हैं, एक यहाँ पे बैठा होता है, एक आगे बैठा होता है, वही वाले सर्व शिक्षा अभियान की बात की जा रही है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी है, महत्व तो क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तो दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के कार्य क्या होते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या सहभागिता होती है इसको अप्लाई कराने में। याद रखना कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मिलकर चलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या इसके आवश्यकता है, क्या महत्व है। तो सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाता है। देश की 11 लाख बस्तियों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। तो याद रखना कितने, 11 लाख बस्तियों के, मतलब गरीबों से रिलेटेड ये सर्व शिक्षा अभियान है और 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इससे हर साल लगभग लाभान्वित होते हैं इस अभियान से। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो जिसमें पहला नंबर उद्देश्य दिया गया है जो आप देख पा रहे हो, 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ड्रॉप आउट को कम करना। ड्रॉप आउट मतलब जानते हो क्या होता है? ड्रॉप आउट मतलब होता है कि जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, भाई गरीबी के कारण उनके माता पिता हो सकता है उन्हें ना पढ़ा रहे हों, या हो सकता है उनकी मानसिकता ऐसी हो कि बीच में 4 तक या 5 तक बच्चियों को स्कूल छुड़वा देते हैं, 6 से 8 तक नहीं ले जाने देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी कम करना, इसलिए इस अभियान को चलाया गया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है ये। विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने का अभियान चलाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये विद्यालय छोड़कर जाने वाली जो बच्चियाँ होती हैं उनको वापस लाने का जो अभियान होता है, उसको वापस लाने के चलाने के लिए भी ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दिया गया है, विद्यालय के प्रबंधन में समाज की सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करके सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग संबंधी अंतर को कम करना। अब समाज की सक्रिय भागीदारी कैसे होगी दोस्तों, कि जो टीचर्स होंगे इस अभियान के अंतर्गत, उनका काम होगा कि वो समाज के जो भी सामाजिक प्राणी हैं उनसे जाके कनेक्ट कराएं, उनसे जाके रिलेट करें। तो धीरे धीरे जो समाज की सक्रिय भागीदारिता होती है वो इस अभियान में बढ़ जाएगी और इस अभियान को काफ़ी लाभ मिलेगा। तीसरा दिया गया है, लड़कियों का नामांकन, शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो उद्देश्य था वो था लड़कियों का नामांकन काफ़ी ज़्यादा हो और शिक्षकों का प्रशिक्षण क्या हो, अच्छी तरह से हो। बच्चों के सीखने स्तर का उल्लेखनीय सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य था। अब इस जो अभियान था इसके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं थीं, उस पर क्या क्या बल दिया गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसमें नंबर 1 दिया गया है, जो हमारी योजनाएं थी उसमें सबसे पहला काम हमें करना था कि संस्थागत सुधार, मतलब जो हमारा स्कूल है उसके संस्थागत सुधार किया जाए, जिसमें शैक्षिक प्रशासन, विद्यालयों की संप्राप्ति स्तर,
वित्तीय मुद्दे, विकेंद्रीकरण और सामुदायिक स्वामित्व पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन और बालिका शिक्षा की स्थिति आदि को सम्मिलित किया गया था। ये था संस्थागत सुधार, मतलब विद्यालय में पहले नंबर पे हमें सुधार करना था। दूसरी थी धारणीय वित्तीय प्रावधान, मतलब ध्यान से समझो, कोई भी योजना को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है या कह सकते हो सफल बनाना है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान बहुत जरूरी होता है। मतलब जो धन होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका मैनेज कैसे करेंगे इसके बारे में भी ज़्यादा दिया गया है। तो लिखा गया है सर्व शिक्षा अभियान का आधार प्रारंभिक शिक्षा के नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान है। यह केंद्र एवं राज्य के मध्य दीर्घकालिक वित्तीय भागीदारी से ही संभव है। मतलब इसमें कुछ पैसा क्या नाम है आपका केंद्र सरकार देती है, कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। अब वो किस रूप में देती है, कितने समूहों में देती है, हम इस प्रोग्राम में आगे देखेंगे कि कितना परसेंट राज्य सरकार है, कितना परसेंट केंद्र सरकार है, इन सब चीज़ों के बारे में। सामुदायिक स्वामित्व तो क्या है, तो यह अभियान प्रभावी विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए बाल विद्यालय के सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। यह सहभागिता महिला समूहों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के जुड़ने के लिए अधिक मजबूत होती है। संस्थागत क्षमता का विकास, तो देखो संस्थागत क्षमता में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आपका जो स्तर है पढ़ाई का वो न्यूपा, जो कि एक कह सकते हो कि ओपन एजुकेशन। ओपन एजुकेशन क्या होता है कि अगर बच्चे नहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ने तो ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसी संस्थाएं खोलना कि जहाँ पे बच्चे ना जाएं तब भी उनकी पढ़ाई होती रहे। दूसरी है NCERT, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो। NCTE क्या होता है कि ये टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड होती है, ये ऐसी संस्था है जो टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड करती है, याद रखना। SCERT जो आपके स्टेट लेवल पे होती है, जो काम NCERT पूरे राष्ट्रीय लेवल पे करती है वही काम SCERT आपके स्टेट लेवल पे करती है। CMAT जो होता है, CMAT जो है ये आपके टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। फिर CMAT जो है वो राज्य स्तर पर टीचर ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, और जो डायट होता है ये जिले स्तर पर टीचर ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि गुणात्मक सुधार हेतु संदर्भ व्यक्तियों संस्थाओं के सतत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए इतनी संस्थाओं की क्षमताओं का विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया है पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन। मतलब जो भी मूल्यांकन हम कर रहे हैं, मूल्यांकन इन द सेंस क्या होता है कि बच्चे का प्रत्येक पहलू से, जैसे कि उसके सामवेगिक विकास, सामाजिक विकास, जितने भी संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सबकी मूल्यांकन करना, सबके बारे में परख करना, यही होता है संपूर्ण मूल्यांकन। अब इसके मूल्यांकन को क्या करना है, इस अभियान के अंतर्गत समुदाय आधारित मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाया गया। समुदाय इन द सेंस कि जैसे मान लो बच्चों का एक समुदाय हो गया, टीचर्स का एक समुदाय हो गया, इस तरह के मूल्यांकन को भी अपनाया गया इसमें कि टीचर्स में क्या ग्रोथ हो रही है, बच्चों में क्या ग्रोथ हो रही है। शैक्षिक सूचना प्रणाली व्यवस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना तथा हर विद्यालय को समुदाय के साथ सूचना बांटने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इस अभियान में। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा को प्राथमिकता, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में ही दिया गया है। बालिका शिक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया से जोड़ा जाए। इनके अतिरिक्त सब शिक्षा अभियान में शिक्षकों की भूमिका को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय माना गया है और उनके क्षमता संवर्धन विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कितने परसेंट राज्य सरकार देती है वित्तीय व्यय और कितने परसेंट केंद्र सरकार देती है वित्तीय व्यय किसी अभियान को चलाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 9वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने 85% का व्यय दिया था और केंद्र सरकार ने कितना दिया, 15% का। 10वीं में 75 हुआ और ये 25 हुआ। फिर उसके बाद 11वीं वर्ष में, जैसे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 और 8 में 65% का था, फिर 9 में 65% था, 10 में 60% हो गया, बाकी सब में 65% था और अभी भी यही चल रहा है कि 65% का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा NPEGEL, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के। और उसके बाद हमारे 4 से 5 टॉपिक और बचते हैं जो आपके प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास के बुक्स की फिनिशिंग
खत्म हो जाएगी, यानी चैप्टर्स उसके खत्म हो जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।